अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जिसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला है कि लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरे नंबर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो चलिए हम अपना लॉ ऑफ मास एक्शन से जो है वो स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर का। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब आपने रिएक्टेंट की जो एक्टिव मैसेज है उनका प्रोडक्ट लेना है और वो प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है। अब जो एक्टिव मैसेज होते हैं किसी भी सब्सटेंस के वो उस सब्सटेंस का वो वाला मैस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो तमाम जो मैस होता है किसी भी सब्सटेंस का वो एक्टिव मैस नहीं होता, बल्कि वो उस मैस सब्सटेंस का वो वाला हिस्सा या उस मैस का वो वाला हिस्सा जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो हमारे पास एक्टिव मैस होगा। ये जो लॉ है ये दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, एक टीटो एम गुलबर्ग और दूसरा पीटर वेग, ठीक है। तो उन्होंने 1864 और से 1879 के टाइम पीरियड के अंदर इसको फॉर्मुलेट किया था। और हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको गैस फेज रिएक्शंस के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि जैसे अगर हम सॉलिड या लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास की जो है वो टर्म इस्तेमाल करते हैं या मोलैरिटी की टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे पास गैसेस होती हैं उनके लिए फिर हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है या मोलैरिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो उसकी टोटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। ये उस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मतलब जो आपका एक्टिव मैसेज होता है, ये जो पार्शियल प्रेशर और मोलैरिटी है, ये जस्ट उन को जो है वो एक्सप्रेस कर रही होती है। अब हम देख लेते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी A+B रिवर्सिबल रिएक्शन C+D, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं, फॉरवर्ड मतलब कि जो आपके रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट कौन से इसमें A और B, ठीक है। तो इनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट लेके तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मैस ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मैस ऑफ B हो जाएगा। इसी तरह हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो वो जब हम रिवर्स में रिएक्शन को लेके आएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं C+D वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और A और B जो है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए आपके पास जो रिएक्टेंट हैं वो C और D हैं, तो इस वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट किसके, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट जो कि C और D हैं, ठीक है। तो इस तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR C और D हो जाएगा, जो कि KR जो है ये रिवर्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। अगर हम इसको इक्विलिब्रियम के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास RF और RR जो है ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो RF की वैल्यू क्या है कि हमारे पास KF एक्टिव मैस ऑफ A और एक्टिव मैस ऑफ B है, और RR की वैल्यू क्या है, KR एक्टिव मैस ऑफ C और एक्टिव मैस ऑफ D है, ठीक है। तो हम इसको KF A B और इज इक्वल टू KR CD भी लिख सकते हैं। तो KF और KR को एक साइड पे कर लें और बाकी जो आपके पास C D A और B के एक्टिव मैसेज हैं इनको एक साइड पे कर लें, तो आपके पास बनेगा KF ओवर KR इज इक्वल टू एक्टिव मैसेज ऑफ C एक्टिव मैसेज ऑफ D ओवर एक्टिव मैस ऑफ A और मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मैस ऑफ B। इस तरह KF और KR जो हैं ये अगर इनको डिवाइड करें तो इससे हमारे पास KC की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन होती है। तो मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास ऑब्टेन हो जाता है। तो KC इज इक्वल टू एक्टिव मैस ऑफ C मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मैस ऑफ D ओवर एक्टिव मैस ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मैस ऑफ B। तो ये आपके पास KC एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो केसी जो है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के जो है वो उसकी रेशो है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केसी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो इसी तरह अगर हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं तो अगर तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो सेम है, ठीक है, जितने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, तो देन आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है अगर अनइक्वल नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, मतलब या तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होते हैं या फिर प्रोडक्ट के ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में जो आपके पास यूनिट्स होंगे इक्विलिब्रियम के तो वो उनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे कि हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपके पास मिथाइल जो है वो सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि इथाइल अल्कोहल के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है और आपके पास स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन हो रहा है, ईस्टर बन रहा है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसके लिए अगर आप केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स भी उतने हैं, रिएक्टेंट के भी उतने हैं, और जैसे हमारे पास ईस्टर है तो इसकी जो मोलैरिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब से, वाटर को भी ऐसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब से, और जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है उसको भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब से। तो ये सारे जितने भी यूनिट्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास इसका 9 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखें जिसमें आपके पास नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, तो इस केस में आपके पास केसी के जो है वो यूनिट्स होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट में 2 बन रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप इसमें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखें तो क्या होगा कि NH3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अबव जो है वो हो जाएगा N2 और H2, और H2 जो है इसके 3 मोल है तो इसलिए इसको 3 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास एट द एंड यूनिट्स आएंगे मोल पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर की 6, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो यूनिट्स होंगे। तो ये अभी हम लोग यूनिट्स निकालना जो है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम केसी के एक्सप्रेशन को जब देखते हैं तो इसके लिए फिर हम फिज़िकल स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट रहे इनके नंबर ऑफ़ जो भी इनके यूनिट्स हैं उनको काउंट करना। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए। जैसे कि हमारे पास स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है कि इसमें आपके पास एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, रिएक्ट किया इन्होंने आपस में, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और आपके पास एक अल्कोहल बन गई और ईस्टर बन गया और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बन गया। एट द स्टार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसका भी A मोल था और जो इथाइल अल्कोहल था उसका B मोल था, और बाद में जो है दोनों के, और स्टार्ट में प्रोडक्ट दोनों के 0-0 मोल थे। तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था उसकी A-X मोल्स रह गए और इथाइल अल्कोहल के B-X मोल्स रह गए, और जो आपके पास प्रोडक्ट थे वो XX मोल्स दोनों बन गए। तो इसी तरह अगर आप इनको लिखें तो A-X ओवर V मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, दूसरा B-X ओवर V मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और फिर जो अगर आप प्रोडक्ट में ईस्टर्स का देखें तो X ओवर V मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और वाटर का X/V मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इस तरह अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो है वो डिवाइड कर देंगे तो इससे आपके पास केसी की एक्सप्रेशन आएगी X² ओवर A-X और मल्टीप्लाई बाय B-X। तो ये आपके पास केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक गैस फेज रिएक्शन है जिसमें हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है PCl5 की, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की। इसमें क्या होता है PCl5 जो है PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्ट में PCl5 के जो नंबर ऑफ़ मोल्स थे वो A थे और दोनों जो प्रोडक्ट है उनके 0-0 नंबर ऑफ़ मोल्स थे।
और फिर जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो जो आपके पास PCl5 था A-X मोल्स हो गए इसके, और PCl3 के X मोल हो गए, और Cl2 के भी X मोल हो गए। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A-X/V मोल पर डेसीमीटर क्यूब। PCl3 की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं A-X-V मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और क्लोरीन Cl2 के क्लोरीन के X-V मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें तो आपके पास Kc के एक्सप्रेशन आएगा Kc = X²/V A-X, ठीक है। तो इस केस में जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स डिफरेंट थे, तो इस वजह से वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा एट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिकम्पोजिशन है N2O4 की, जो कि गैस फेज रिएक्शन है, ठीक है। स्टार्ट में हमारे पास N2O4 था और इसके A मोल से, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट था 2NO2 इसके 0 मोल से, और जैसे रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में पहुंचा तो N2O4 A-X मोल्स हो गए, और NO2 जो है वो वो एक्स मोल्स हो गए, ठीक है। तो जैसे इसके 2 नंबर ऑफ़ मोल्स है तो 2x² हो जाएगा। तो इसी को अगर हम इसी एक्सप्रेशन को अगर हम पहले V से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम Kc के एक्सप्रेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे Kc = प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी 4x² A-X/V, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारे पास वॉल्यूम है वो मैटर करता है, मतलब कि इसमें भी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो दोनों साइडों पे इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सिंथेसिस है अमोनिया की, ठीक है। इस केस में क्या होता है N2 और 3H2 मिलते हैं, 2NH3 बना देते हैं, 4 नंबर ऑफ़ मोल्स मिले, 2 नंबर ऑफ़ मोल्स बन गए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे। नाइट्रोजन के स्टार्ट में A मोल था, और जो हाइड्रोजन था B मोल था, और अमोनिया 0 मोल थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो N2 जो है वो A-X मोल हो गया, हाइड्रोजन B-3x मोल हो गया, और अमोनिया 2x मोल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसको पहले हम इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको Kc के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, जो कि है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 4x²V² A-X B-3x और होल का क्यूब, ठीक है। तो ये इस केस में हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ थी, और इनको जो है वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आ सकती, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।